अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव महाराज। उचित कह रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण। मोहिनी देवी को एक और अवसर दे दिया जाए। एक और अवसर? घर चलने दो इसे, टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगी। मोहिनी देवी, अब जो प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ उसका उत्तर आपके आसपास ही है, यहीं इसी जगह। मेरे शरीर के दो भाग हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं जितना स्थिर रहूं उतनी ही तीव्र गति से भागूं। बताओ मैं कौन? हमें इसका भी उत्तर ज्ञात नहीं है, क्योंकि आप प्रश्न ही विचित्र पूछ रहे हैं। पंडित रामकृष्ण, आपने कहा था कि इस प्रश्न का उत्तर राज्यसभा में है, तो हम भी जानना चाहते हैं कि उत्तर क्या है। गुरुवर, इस प्रश्न का उत्तर ठीक आपके पास ही रखा हुआ है, वो रेत घड़ी। हे भगवान, उत्तर हमारे समक्ष था और हमें ही ज्ञात नहीं हुआ। तो पंडित रामकृष्ण इस स्पर्धा के विजेता हैं, क्योंकि पंडित रामकृष्ण ने 9 में से 8 प्रश्नों का उत्तर दिया था और मोहिनी देवी पंडित रामकृष्ण के 4 प्रश्नों में से केवल 1 का उत्तर दे पाई है। तो पंडित रामकृष्ण पूर्ण रूप से स्पष्ट विजेता है। नहीं, ये उचित न्याय नहीं है। पंडित रामकृष्ण जानबूझकर उटपटांग प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनके जवाब केवल इन्हीं के पास है। इस प्रकार तो कोई भी प्रश्न पूछकर विजेता बन सकता है। तो फिर आपको भी तो विजेता घोषित करना अनुचित था मोहिनी देवी, क्योंकि आपने भी जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर केवल आपको ज्ञात थे। फिर ये कैसे संभव है कि आप सही और मैं नहीं? ये क्या न्याय हुआ? मैं पराजित कैसे हुआ? मोहिनी देवी, आपने एक सीधे साधे प्रतिस्पर्धी के विरुद्ध चाल चली, इसमें आपकी विद्वता कैसे सिद्ध होती है? चलिए, मैं आपको एक अवसर और देता हूं, एकदम निष्पक्षता से, और यदि इस बार भी आप विजयी रही तो मैं सदैव के लिए आपका दास बन जाऊंगा। आपको अपनी बुद्धिमत्ता प्रमाणित करनी है ना? तो एक निष्पक्ष स्पर्धा होगी। यहाँ उपस्थित हर कोई एक एक प्रश्न पूछेगा और हम दोनों में से जो भी उन प्रश्नों के उत्तर पहले देगा वही विजेता होगा। ये स्पर्धा स्पष्ट करेगी कि किसको कितना ज्ञान है। कोई भी हम दोनों प्रतिस्पर्धी का पक्ष लेकर हम दोनों से सरल प्रश्न नहीं पूछेगा और दोनों को समान अवसर होगा अपनी बुद्धिमत्ता स्थापित करने का। क्या मुझे महाराज की अनुमति है? अवश्य मंत्रीवर। जी वाह। ये घंटी दोनों को दे दी जाए। प्रश्न पूछने के पश्चात जो भी सबसे पहले ये घंटी बजाएगा उसे उस प्रश्न के उत्तर देने का अवसर प्राप्त होगा। कहिए मोहिनी देवी, क्या आप इस स्पर्धा से सहमत हैं या अपनी पराजय स्वीकार करती हैं? कदापि नहीं। इस बार हम आपको अवश्य ही परास्त करेंगे। परंतु मेरी एक शर्त है। इस स्पर्धा में महाराज का सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं होगा। ये केवल हमारे मध्य होगी। ये एक अवसर है आपको अपनी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने का। उचित है। ये अब केवल हमारे और आपके मध्य है।
मंत्रीवर, सर्वप्रथम आप इनसे प्रश्न पूछिए। लोग सदैव मेरी अपेक्षा करते हैं, किंतु सामना करने से कतराते हैं। मैं कौन हूं? उत्तर है सत्य। आपका उत्तर सही है। आचार्यवर, अगला प्रश्न आप पूछिए। जी, वो ऐसा कौन सा जाल है जिसमें मनुष्य ना चाहते हुए भी फंस जाता है? मोहजाल गुरुवर। सही है। अम्मा जी, अगला प्रश्न आप पूछिए। वो क्या है जिसे बिना छुए तोड़ा जा सकता है? वचन। साधो साधो पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण 2 उत्तर दे चुके हैं और मोहिनी देवी केवल 1। शारदा देवी, आप भी प्रश्न पूछिए। वो क्या है जो दिन भर आपके साथ रहता है और कभी आपका साथ नहीं छोड़ता? उत्तर है छाया। आपकी प्रतिछाया कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। सही उत्तर। अब हमारी महारानियों को भी अवसर मिलना चाहिए प्रश्न पूछने का। वह कौन सा शब्द है जिसका उच्चारण सदैव ही गलत होता है? गलत। आपका तात्पर्य है कि प्रश्न गलत है, महारानी गलत है? अरे नहीं नहीं गुरुवर, प्रश्न में ही उत्तर निहित है। इस प्रश्न का उत्तर है गलत। हमें उचित उत्तर चाहिए। पंडित रामकृष्ण ठीक कह रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर गलत है, क्योंकि गलत एकमात्र शब्द है जिसका उच्चारण भी गलत ही होगा। जी 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 महाराज। पंडित रामकृष्ण, सही उत्तर है। पंडित रामकृष्ण के अंक हो गए हैं 4 और मोहिनी देवी का 1। महाराज, अब आप भी प्रश्न कीजिए। नहीं, हम प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि गत रात्रि हम पंडित रामकृष्ण के साथ थे। स्पर्धा के अभ्यास के लिए उनकी सहायता कर रहे थे, अतः हमारा प्रश्न पूछना अनुचित होगा। अब इस स्पर्धा के अंक 4 की तुलना में 1 हो गए, जो पंडित रामकृष्ण के पक्ष में है। तो अब इस स्पर्धा को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित रामकृष्ण स्पष्ट रूप से विजेता है। हम इस प्रतिस्पर्धा को नहीं मानते हैं। ये निष्पक्ष है ही नहीं। यहाँ उपस्थित सभी पंडित रामकृष्ण को जानते हैं, उसके साथ ही रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो उन्हें नहीं जानता हो वो प्रश्न करे और उसका उत्तर हम नहीं दे पाए, तो ही हम अपनी पराजय स्वीकार करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक अवसर और देता हूं। एक और प्रश्न पूछा जाएगा और यदि मोहिनी देवी ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया और मैंने नहीं दिया, तो मैं तुरंत अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा और यहीं झुककर मोहिनी देवी के पांव छूकर उनकी दास्ता भी। और जो व्यक्ति प्रश्न करेगा वो ना तो विजयनगर के दरबार का सदस्य होगा और ना ही मेरे परिवार का। महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि यह स्पर्धा स्वस्थ स्पर्धा तभी होगी जब वो 8 पंडित जो मोहिनी देवी की पालकी उठाते हैं, उनमें से कोई एक प्रश्न करे।
यदि मोहिनी देवी ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा और ये मोहिनी देवी के लिए अंतिम अवसर होगा। ये तो पंडित रामाकृष्ण ने स्वयं अपनी चिता तैयार कर ली है। विजयी हो गए थे, अब अपनी बुद्धि लगाकर पराजित होंगे। स्वीकार है। सायकाल के उपरांत महापंडितों को प्रश्न के लिए उपस्थित किया जाएगा। ऐसी वो कौन सी 3 वस्तुएं होती हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, जीव जंतु में भी नहीं? पंडित रामकृष्ण। बौद्धिक शक्ति, कल्पना शक्ति और वाणी शक्ति। पंडित रामाकृष्ण, आपका उत्तर सही है। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। शांत शांत हो जाइए। मोहिनी देवी, आप पराजित हो चुकी हैं। आप पंडित रामा को अपना दास बनाना चाहती थी, परंतु अब पंडित रामकृष्ण आपको उचित दंड देंगे। मोहिनी देवी, आज तक आपने अपनी बुद्धिमता के नाम पर इन विद्वानों को मूर्ख बनाया। समस्त राज्यों के इन विद्वानों से आपने केवल वो प्रश्न किए जिनके उत्तर आपको ज्ञात थे और कपट से इन्हें अपना दास बना लिया। क्योंकि आप इन आचार्य के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई हैं, तो अब आपको कोई अधिकार नहीं है इन्हें अपना दास बनाने का। सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य वचन। स्मरण रहे, इस संसार में उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं जो ये सोचता है कि उसे संसार का समस्त ज्ञान प्राप्त है। एक साधारण सी अज्ञानी चिड़िया भी आकाश में उड़ सकती है, परंतु सारे ज्ञानी मनुष्य क्यों इस धरती पर चलने को विवश हैं? आपने कहा था ना कि प्रेम नवरस है। आज मैं आपसे कहता हूं मोहिनी देवी कि आपका उत्तर अनुचित था। मैं बताता हूं प्रेम क्या है। महाराज, प्रेम तो वो भावना है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को बिना किसी परिणाम के, बिना कोई फल प्राप्ति की कामना किए सुख देते हैं, आनंद देते हैं, खुशी देते हैं। हम जिसे प्रेम कहते हैं वो पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन जिसके भी प्रति हो, उसमें स्वार्थ निहित होता है। यहाँ तक कि एक माता भी अपने पुत्र को प्रेम करती है, उसमें भी स्वार्थ छिपा रहता है। वो भी कहीं ना कहीं ये कामना करती है कि उसका पुत्र वृद्धावस्था में उसकी सेवा करेगा या कोई और। उचित एवं आदर्श प्रेम उससे होता है, उस ईश्वर से, माँ काली से, जिसे हम केवल कष्ट में स्मरण करते हैं, जिसकी पूजा भी करते हैं तो किसी कामना से, परंतु वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना हमसे कोई अपेक्षा किए हमें सब कुछ प्रदान करती है। वो है असली प्रेम महाराज, जो मुझे मेरी माँ काली से प्राप्त हुआ है। गुरुवर, आज तो मैंने महाराज और विजयनगर को लज्जित नहीं किया ना? साधु, 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 साधु। पंडित रामकृष्ण, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। केवल इसलिए नहीं कि आप ये स्पर्धा जीत चुके हैं, अब तो इसलिए
कि आपने सभी को प्रेम का अर्थ समझाया और आपने विजयनगर की गरिमा को भी संभाला। देवी मोहिनी, आप में ना ही बौद्धिक शक्ति है ना ही कल्पना शक्ति, क्योंकि आप कल्पना ही नहीं कर पाई कि इतने विद्वान ज्ञानियों को बंदी बनाकर इनकी वाणी शक्ति छीनकर आपने कितना विशाल अपराध किया है। आपको अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड है ना? तो आज दंड स्वरूप मैं आपसे नारी के रूप की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु छीनता हूं। आपके केश। हमें क्षमा कर दे। इस प्रकार दंड देकर हमें लज्जित ना करें। केश केवल स्त्री के सौंदर्य का प्रतीक नहीं होता, परंतु उसके सम्मान के लिए भी होता है। मुझे ज्ञात नहीं था कि मेरे संस्कार इतने अल्प हैं कि तुम एक स्त्री का सम्मान भी नहीं कर पाए। अगर तुम मेरे पुत्र हो तो मोहिनी देवी को दंड से मुक्त कर दो और उसे क्षमा कर दो। देखा मोहिनी देवी, ये माँ है, एक स्त्री है जिसका आपने अपमान किया था, लेकिन आज ये आप ही के सम्मान के लिए अपने पुत्र के विरुद्ध खड़ी है। हमें क्षमा कर दे माँ, हमसे बड़ी भूल हो गई। पंडित रामाकृष्ण, आज आपके कारण ये सारे पंडित भी मुक्त हुए। मोहिनी देवी, आपको क्षमा तब मिलेगी जब आप इन विद्वान पंडितों की दास्ता स्वीकार करके उतने ही दिवस इनकी सेवा करेंगी जितने दिवस इन सबसे सेवा करवाई है। हमें स्वीकार है और आप भी हमें क्षमा कर दें। महाराज, हम अपने घमंड और दुर्व्यवहार के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हमें क्षमा कर दें। पुत्री है सुप्रिया। आपकी पुत्री आपकी समस्या है? नहीं नहीं महाराज, पुत्री मेरी समस्या नहीं है, मुझे उसका विवाह करना है। निश्चिंत होकर करवाइए विवाह, निश्चिंत होकर करवाइए। इस विवाह की सारी व्यवस्था एवं व्यय राजकोष से दिया जाएगा। पुत्री का विवाह समस्या नहीं हो सकती। महाराज, मैं एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ महाराज। इतना दरिद्र की दरिद्र भी दरिद्र कहकर मेरे हाथ में भिक्षा रखकर चला जाता है महाराज, परंतु मेरी पुत्री के विवाह में व्यय समस्या नहीं है महाराज। तो आपकी समस्या क्या है महोदय? महाराज, मेरी समस्या है ये दो नवयुवक श्रीनाथ और प्रसाद। महाराज, श्रीनाथ मेरी पुत्री के लिए उपयुक्त वर है। श्रीनाथ बलवान है, गुणवान है, लक्ष्यशील है और धनवान भी है, परंतु ये प्रसाद ना ही बलवान है, ना ही रूपवान है और ना ही धनवान है। मैं इस दुविधा में फंसा हूँ महाराज, इन दोनों नवयुवकों में से मैं किसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूं? इसका निर्णय तो आपकी पुत्री को लेना चाहिए, और आपको तो ज्ञात होना चाहिए कि विजयनगर राज्य में कन्या की अनुमति के बिना उनका विवाह करना अपराध है। महाराज, मैं अत्यंत ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ। पूरा राज दरबार जानता है कि आप दरिद्र हैं, इतने दरिद्र हैं कि दरिद्र भी आपको दरिद्र जान के भिक्षा दे जाते हैं। समस्या बताइए। महाराज, समस्या ये है
कि मेरी पुत्री ने कहा है कि जो भी महाराज निर्णय करेंगे वो उसी से विवाह करेगी। अब हम विवाह भी तय करेंगे। इन दोनों नवयुवकों में से आप किसी एक का चयन कर लीजिए ताकि मेरी पुत्री विवाह कर सके। महोदय, निर्णय अत्यंत साधारण है। आप शांत रहिए, महाराज को निर्णय करने दीजिए। हम बताते हैं। आपकी पुत्री, क्षमा करिए आचार्य, मेरी पुत्री उसी से विवाह करेगी जो महाराज निर्णय करेंगे। आप कृपया मौन रहिए। तुम्हारा इतना तो साहस, हमें मौन रहने का आदेश देते हो? मैं आपसे विनती कर रहा हूँ आदरणीय, मैं दरिद्र। समझ गए, हम मौन हैं, आप भी मौन हो जाइए। महाराज, मैं ये कह रहा था कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनको जानने से आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। अर्थात? महाराज, गत रात्रि हम विजयनगर आ गए थे। हम सबको भूख लग रही थी। श्रीनाथ हमें एक धर्मशाला में लेकर जाना चाहता था जहाँ भंडारे में पकवान बन रहे थे, परंतु प्रसाद नहीं माना और वो हमें एक बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में लेकर गया जहाँ हमने कुछ धन देकर दही चावल खाए। तत्पश्चात श्रीनाथ ने धन व्यय करके हमारे लिए एक धर्मशाला में सुविधा संपन्न कक्ष लिया, परंतु प्रसाद के हट के कारण हमें कुएं के किनारे खुले में सोना पड़ा। महाराज, मेरी दरिद्रता को देखते हुए राज्यसभा में पहनने के लिए श्रीनाथ ने मुझे बहुमूल्य वस्त्र दिए थे, परंतु इस प्रसाद ने वो वस्त्र जो है जल में गीले कर दिए। महाराज, अगर मेरी पुत्री ने ये निर्णय आपके ऊपर नहीं छोड़ा होता तो मैं इस प्रसाद को भगाकर श्रीनाथ के साथ में अपनी पुत्री की शादी कर देता। एक घटना और है। घर से निकलते वक्त मेरी पुत्री सुप्रिया ने श्रीनाथ को सोने की एक बहुमूल्य अंगूठी प्रदान की और इस प्रसाद को स्वयं निर्मित हाथों से एक ऊनी वस्त्र भेंट किया था। इससे प्रतीत होता है कि मेरी पुत्री श्रीनाथ को पसंद करती है, परंतु वो लज्जावश कह नहीं पाई और निर्णय आपके ऊपर छोड़ दिया। महाराज, मेरी आपसे विनती है कि सारे पक्षों को देखकर ही आप कोई निर्णय लीजिए। तो हमारा निर्णय है कि आपकी पुत्री का विवाह प्रसाद से होना चाहिए। ऐसा क्यों महाराज? क्यों? अर्थात निर्णय तो हमने ले लिया है, परंतु ये निर्णय हमने क्यों लिया है ये आपको हमारे विशेष सलाहकार पंडित रामकृष्ण बताएंगे। जी महाराज जी। आदरणीय प्रसन्ना जी, प्रसाद के व्यवहार से ये प्रदर्शित होता है कि ये अत्यंत ही बुद्धिमान है और आपकी पुत्री से प्रेम भी करते हैं। अब आप ये कैसे कह सकते हैं पंडित रामकृष्ण? ऐसा मानने पर प्रसन्ना जी जानना चाहते हैं। प्रसन्ना जी, प्रसाद ने आपको स्वादिष्ट भोजन के स्थान पर दही चावल खिलाया ताकि आपका स्वास्थ्य ना बिगड़े और आप महाराज से भेंट करने का अवसर खो ना दें। और वो कुएं पे सुलाने का क्या लाभ था? कुएं पर प्रातःकाल ही चहल पहल आरंभ हो जाती है। लोग वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। वहाँ सोने के बाद ही सही समय पर जागकर आप राज दरबार में उपस्थित हो पाए हैं। और वो बहुमूल्य वस्त्र क्यों गीले किए? ताकि राज्यसभा में सबको ये विदित हो सके कि मैं एक अत्यंत ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ। इतना दरिद्र कि दरिद्र भी मुझे भिक्षा देकर चले जाते हैं। कदापि नहीं। प्रसाद ये नहीं चाहते थे कि आपके संपन्न वस्त्रों को देखकर महाराज आपको विवाह हेतु कम धन दे। ये राज्यसभा का नियम है कि यहाँ पधारे हर जरूरतमंद व्यक्ति को महाराज यथा योग्य दान प्रदान करते हैं और आपकी पुत्री को भी प्रसाद ही प्रिय है। ये आप कैसे कह सकते हैं जबकि मेरी पुत्री ने स्वयं अपने हाथों से श्रीनाथ को सोने की अंगूठी भेंट की थी और इस प्रसाद को साधारण ऊनी वस्त्र। वो आपकी दृष्टि में साधारण है। विचार करें,
एक स्वर्ण की अंगूठी तो किसी भी स्वर्णकार से खरीदी जा सकती है, परंतु अपने हस्त निर्मित वस्त्र से आपकी पुत्री की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कई माह लगे होंगे उसे ये बनाने में, और ऐसी वस्तु किसी प्रिय को ही दी जा सकती है ना। परंतु ये तो वो स्वयं कह सकती थी। उसने हमें महाराज के पास क्यों भेजा? आपकी पुत्री एक बुद्धिमती कन्या है। क्षमा करें, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, परंतु वो जानती है कि आप एक दरिद्र ब्राह्मण हैं। इसीलिए वो अपने विवाह हेतु एक दरिद्र को चुनकर आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने ये निर्णय महाराज पर छोड़ दिया। और मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि इस समय वो इसी दरबार में उपस्थित है। सुप्रिया जी, मैं जानता हूं आप इस समय यहीं इसी दरबार में उपस्थित हैं। कृपया सामने आए। प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, आपको कैसे ज्ञात था कि सुप्रिया देवी यहीं रात दरबार में उपस्थित हैं? महाराज, जिसके जीवन का इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाने वाला हो, उसे जानने के लिए तो हर मनुष्य उत्सुक होगा। धन्य है आप। आपके विषय में जितना सुना था उससे अधिक पाया है। आदरणीय पंडित रामकृष्ण, ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपकी बुद्धिमत्ता के समक्ष एक विशाल सेना भी पराजित हो जाए। अब ये कुछ अधिक कह गई हैं आप। आचार्य, हमें विश्वास है कि उचित समय आने पर आपके समक्ष हमारे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। महाराज, वर वधू को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अवश्य। आपका जीवन मंगलमयी हो। मंत्रीवर। जी महाराज। ये हमारी ओर से एक छोटा सा उपहार। हम ये घोषणा करते हैं कि इस विवाह का संपूर्ण व्यय राजकोष वहन करेगा। जानता हूं इस निर्णय से आप दुखी होंगे, परंतु आप एक सभ्य पुरुष हैं, रूपवान हैं, बुद्धिमान हैं, धनवान हैं। मां काली आपको भी एक योग्य जीवन संगिनी प्रदान करेंगी, परंतु सुप्रिया के लिए प्रसाद ही उपयुक्त वर है। महाराज, हमारे विजयनगर के श्रेष्ठ पहलवान श्री केसरी वल्लभ एवं पहलवान धुआंधार दुर्जन के बीच मल्ल युद्ध का आयोजन होना है। ये धुआंधार दुर्जन कौन है? महाराज, पड़ोसी राज्य के पहलवान हैं। 4 राज्य के पहलवानों को पराजित करके अब उन्होंने श्री केसरी वल्लभ को चुनौती दी है, जिसे श्री केसरी वल्लभ ने सहर्ष स्वीकार किया है। अद्भुत। यही अपेक्षा थी हमें केसरी वल्लभ से, क्योंकि वे हमारे राज्य के गौरव है। महाराज, दोनों आपसे भेंट करना चाहते हैं। सहर्ष सुने, आमंत्रण दिया जाए। महाराज, प्रणाम महाराज। पहलवान धुआंधार दुर्जन कहाँ है?
धुआं क्या है ये? प्रणाम महाराज। ये धुआं क्यों किया गया है आपके आने पर? मैं जहां जाता हूं ये धुआं मेरे साथ रहता है। इस धुएं से मुझे शक्ति मिलती है। आपका विजयनगर राज्य में स्वागत है। आपने हमारे राज्य के पहलवान केसरी वल्लभ को चुनौती दी है। हाँ, इन्हें कीड़े की तरह मसल दूंगा। आप दोनों को हमारी शुभकामनाएं। महाराज, यदि आप मल्ल युद्ध में उपस्थित रहे तो हमें अत्यंत हर्ष होगा। जी महाराज, आप भी साक्षी रहेंगे जब मैं इन्हें कीड़े की तरह मसल दूंगा। अवश्य, हम भी ये मल्ल युद्ध देखना चाहेंगे। हम वहां पर उपस्थित रहेंगे। इनकी भुजाएं तो मेरी जांग से भी ज्यादा विशाल हैं, विशाल। अरे नहीं, मैं पहलवान हूं। आदरणीय पंडित रामकृष्ण, ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपकी बुद्धिमत्ता के समक्ष एक विशाल सेना भी पराजित हो जाए। पंडित रामाकृष्णा, अब देखते हैं तुम्हें तुम्हारी बुद्धिमत्ता कैसे बचाती है। हाय, कितना आनंददायक समय व्यतीत होने वाला है। हम प्रसन्न, अति प्रसन्न। सौदामिनी, कहाँ हो? आओ ना। हे, तुम इस कक्ष में क्यों आए? मूर्ख, हम जानते धनी नहीं है, तुम अकेले हो। अरे कुछ समय तो हमें अकेले व्यतीत करने दिया करो शांति से। सदैव खीर में मक्खी की तरह पड़े रहते हो। गुरुजी, मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे मन का विचार सदैव अनुचित समय पर ही क्यों प्रकट होता है? प्रतीक्षा नहीं कर सकता था तुम्हारा विचार? बको। गुरुजी, विजयनगर में मल्ल युद्ध का आयोजन किया जा रहा है। क्या थे हमें तो? गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस मल्ल युद्ध में भाग लें। हाँ, क्या? नहीं। गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस मल्ल युद्ध में भाग लें। हाँ, क्या? इसलिए गुरुजी, ताकि पूरे विजयनगर के सभी वासियों को ज्ञात हो जाए कि आप प्रकांड पंडित ही नहीं, बाहुबली महाशक्तिशाली भी हैं, ताकि आपको शारीरिक क्षमता में भी कोई पराजित न कर सके। अरे मूर्ख, क्यों हमसे दंडित होना चाहते हो? सुंदर समय, ये मल्ल युद्ध की चर्चा का है क्या? अति उत्तम विचार है तथु। मनी सत्य ही कह रहा है। आपको इस प्रतियोगिता में अवश्य ही भाग लेना चाहिए। भला आपके होते हुए कोई और इस मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता में विजेता हो, ये कैसे संभव है भला? क्या हुआ गुरुजी, डर गए क्या? आप हम पे क्रोधित हो रहे हैं। ना प्रिय, ना, हम तो इस मूर्ख को कह रहे थे। देखो, सत्यता तो ये है, ये जो स्पर्धा हो रही है ये आज समय पर हो रही है, इसलिए हम विवश हैं। वो क्या है कि हमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधना प्रारंभ की है। यदि हमें पहले विदित होता तो हम साधना का समय कुछ और रख लेते। अवश्य अवश्य। हाँ, इधर आओ, बैठो। हम तुम्हें अपने मल्ल युद्ध का एक अद्भुत किस्सा सुनाते हैं। सुनाइए। तुमने चट्टान सिंह पहलवान का नाम सुना है? हाँ, सुना है। ये तो उचित नहीं।
तुमने मलखान सिंह पहलवान का नाम सुना है? नहीं सुना गुरुजी। नहीं। ये उचित है। मलखान सिंह पहलवान अपने काल का बहुत ही प्रसिद्ध और बलशाली पहलवान था। हाँ? उसने हमें चुनौती दी। हमने चुनौती स्वीकार की और उससे मल्लयुद्ध करने के लिए हम अखाड़े में कूद पड़े। हाँ। वो हमारे समक्ष, हम उसके समक्ष। वो हमें देखे, हम उसे देखें। हम आगे बढ़े, पीछे हटे। हम दाएं, वो बाएं, हम दाएं, वो बाएं। और तभी हम उसे पकड़कर दबोचने वाले थे कि हमें अचानक छींक आ गई। और जैसे ही छींकने के बाद हमने अपने नेत्र खोले, हाँ? तो मलखान सिंह पहलवान अदृश्य। कहाँ गया वो? हाँ, वो जो दर्शक हमारा कौशल देखने के लिए उपस्थित हुए थे, हाँ। उन्होंने हमें विदित करवाया कि मात्र हमारी छींक से मलखान सिंह पहलवान आकाश में उड़ गया। उड़ गया। ये क्या कर रहे हो? गुरुजी लपेट रहा हूँ। अच्छा लपेट रहा है। इधर आओ। जी गुरुजी। बाहर जाके लपेटो। मणि, तुझे तो हम बाद में देखेंगे मूर्ख, और अभी लपेटेंगे तो हम पंडित रामा कृष्णा को। बल के सामने बुद्धि की परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ पंडित रामा कृष्णा। सुनी है, बहुत विख्यात पहलवान है वो, परंतु विजयनगर के पगड़ी, गुंडप्पा का सर, केसरी पहलवान के सामने टिक नहीं पाएगा वो। तो बोलो, तुम्हें कब से मल्ल युद्ध में आनंद आने लगा? बचपन से मैं मल्लयुद्ध की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। बचपन में अपनी माँ से झूठ बोलकर मल्लयुद्ध देखने जाती थी। क्या? मुझे मल्लयुद्ध देखने जाना है, ऐसा अम्मा कह रही है। अम्मा कह रही है ना, अर्थात तुम नहीं जा रही हो, ठीक है? हाँ, उठा लो। क्या उठा लो? अम्मा से कह रहे, अम्मा लाठी उठा लो। जाएंगे। घर में मल्ल युद्ध आरंभ हो, इससे तो अच्छा है वो केसरी वल्लभ और धुआंधार दुर्जन का मल्ल युद्ध देख लें। प्रणाम महाराज। प्रारंभ। आदरणीय महाराज, यहाँ उपस्थित गणमान्य सज्जनों और दर्शकगण, हमारी दाहिनी ओर विजयनगर के गौरव विख्यात पहलवान श्री केसरी वल्लभ, केसरी 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 केसरी, और हमारी बाईं ओर प्रतिद्वंदी जिनको आज तक किसी ने भी पराजित नहीं किया है, जिनका डंका समस्त दक्षिण में बजता है, धुआंधार दुर्जन। आज का मल्लयुद्ध विशेष नियमों के तहत होगा।
मूर्छित हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो दूसरे प्रतिभागी को क्षमा करके विजय घोषित कर दिया जाएगा। बहुत अच्छे केसरी वल्लभ। ये क्या कर रही हो? छोड़ो। इतनी सरलता से तुझे परास्त नहीं करूंगा। अभी तो आरंभ हुआ है इस मल का। लोग दूर दूर से आए हैं हमें देखने के लिए। पहले इन सबका मनोरंजन करूंगा, फिर तुझे कीड़े की तरह मसल डालूंगा। मैं भी तैयार हूँ। उठा लो। क्या? आपसे नहीं, केसरी पहलवान जी से कह रहे हैं कि दुर्जन को उठा लो, उठा के पटक दो। ये कैसी हिंसक क्रीड़ा है? डर गया क्या लावा? देख ना, आती तू बंद कर ले। देख देख। चुप कर। छोड़ दीजिए, उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। आज के इस मल्लयुद्ध के विजेता हैं धुआंधार दुर्जन। लाओ, अब तुम्हारा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं। क्षमा करना महाराज। धुआंधार दुर्जन की
धुआंधार दुर्जन की जय। मैं आपके विजयनगर में आया और मैंने केसरी वल्लभ को पराजित किया। मैं सारे भारतवर्ष में समस्त पहलवानों को पराजित करके आया हूं। परंतु ये मेरी सबसे सरल विजय थी। मैंने कीड़े की तरह मसल दिया केसरी वल्लभ को। क्या आपके इस विजयनगर साम्राज्य में कोई है जो मुझे परास्त कर सके? मैंने तो बहुत नाम सुना था आपके इस विजयनगर का। इतना दम हमें स्वयं इसे द्वंद्व में हराकर सबक सिखाना होगा। बस दुर्जन, बस। तुम्हारा इतना साहस कि तुम महाराज कृष्णदेव राय के समक्ष विजयनगर राज्य को चुनौती दो। हाँ, कोई है विजयनगर में जो मेरी चुनौती स्वीकार करे? बस दुर्जन, बात हो गया। हम तुम्हारा ये दंभ तोड़ेंगे। तुम विजयनगर से परास्त होकर जाओगे। हमारी पराजय इस बात का प्रमाण होगी कि महाराज कृष्णदेव राय के समक्ष विजयनगर को चुनौती देने का साहस कोई न करे। हम तुम्हें दंडित करेंगे। बुड्ढे की हड्डियां भी नहीं बचेंगी, तोड़ मरोड़ के रख देगा ये धुआंधार पहलवान। हम तुम्हें चुनौती देते हैं कि तुम मल्ल युद्ध में विजयी होकर दिखाओ। तुम्हें विदित नहीं है तुम्हारा सामना किससे होने जा रहा है। हमारी चुनौती है तुम्हें कि तुम हमारे पंडित रामाकृष्णा को मल्ल युद्ध में पराजित करके ये प्रमाणित करो कि तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। पंडित रामाकृष्णा, अब आप स्वयं इसे पाठ पढ़ाइए। पंडित रामाकृष्णा, उठिए। गुरुवर, ये कौन? ये पिद्दी, इसका तो पता ही नहीं चलता कि ये कहां से प्रारंभ होता है और कहां पे समाप्त। मैं तो इसे मामूली से कीड़े की तरह मसल दूंगा। गुरुवर, ये आप क्या कह रहे हैं? इस दुर्जन और मेरी क्या तुलना? कहाँ ये, कहाँ मैं? पंडित रामाकृष्ण, आपको स्मरण नहीं? उस दरिद्र की पुत्री सुप्रिया ने क्या कहा था? आपकी बुद्धिमता के समक्ष तो समस्त सेना भी पराजित हो जाए। और ये तो मात्र एक व्यक्ति है पंडित रामाकृष्ण। अब समय आ गया है कि आप इस बात को प्रमाणित करें और विजयनगर राज्य की रक्षा करें। गुरुवर, पंडित रामाकृष्ण को इस चुनौती से बाहर रहने दीजिए। हाँ। ये देखिए महाराज, समस्त विजयनगर को पंडित रामाकृष्णा की क्षमता पर कितना विश्वास। महाराज,
यही उचित समय है कि पंडित रामाकृष्णा इस बात को सिद्ध कर दे कि बुद्धि से बल पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पंडित रामाकृष्णा, देखा आपने? देखा? इस दुर्जन ने विजयनगर में आकर विजयनगर के सम्मान को ठेस पहुंचाई। विजयनगर के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। पंडित रामाकृष्ण, क्या आप प्रतिशोध नहीं लेंगे? क्या यही आपका राज्य के प्रति दायित्व? अरे रामा, तू इस बुढ़े की बातों में फंस मत जाना। ये तुझे उत्तेजित कर रहा है। बहुत मार खानी पड़ेगी। अगर तू दुर्जन से भिड़ गया तो ये तेरी चटनी बना देगा। द्वंद के समय अगर मैं उसके हाथ पड़ गया तो मेरा क्या होगा रामा? परंतु बंधु, इस दंभी का दम तो भंग करना ही होगा। मैं लड़ूंगा इससे। कम से कम मेरी कोमलता पर तो दया कर। महाराज, मैं अवश्य लड़ूंगा इससे। मैं अवश्य लड़ूंगा इससे। न बात पंडित रामाकृष्ण, विजयनगर को आपसे यही अपेक्षा थी। परंतु मेरी एक शर्त है। मैं दुर्जन से 2 दिवस पश्चात द्वंद करूंगा। मुझे 2 दिवस का समय दिया जाए महाराज। फिर मेरी भी एक शर्त है। मैं हर किसी राह चलते से द्वंद नहीं कर सकता। 2 दिवस के पश्चात पंडित रामाकृष्णा को मेरे चेलों से द्वंद कर उन्हें परास्त करना होगा। यदि आप उन्हें परास्त कर देंगे तभी आपको मुझसे द्वंद का अवसर प्राप्त होगा। स्वीकार है। पहले मैं आपके चेलों को और फिर आपको पराजित करूंगा। आप विजयनगर में पधारे हैं तो अपने चेलों सहित विजयनगर से पराजित होकर ही प्रस्थान करेंगे। हाँ, उचित है। 2 दिवस के पश्चात तुम्हें मेरे दर्शन होंगे और मेरा चेला लिम्बा तुम्हें परास्त कर देगा। और हाँ, सिम्बा तक तो तुम पहुंचोगे ही नहीं। उत्तम, अति उत्तम। पंडित रामाकृष्णा, इस बार बहुत ही बलिष्ठ बुझाव में फंसे हो। रामा, मूर्खता की भी सीमा होती है। देख उसे, वो पर्वत है और तू चींटी। अब जो किया सो किया बंधु, देखा जाएगा। हाँ।